स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है जो है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, इसे हम एसेंट ऑफ सैप या रसारोहण भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम ये चीज़ जान लें कि वाटर का जो ट्रांसलोकेशन है वो कहाँ से शुरू होता है, किस तरीके से होता है। तो देखिए, हम अच्छे से जानते हैं कि जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। रूट से जब एक बार एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, तो प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ तक वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब एक बार वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो जो भी एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के दौरान वहां से निकल जाता है। यानी वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो एक्सेस जितना भी पानी वहां पर प्रेजेंट है प्लांट में वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है। तो प्लांट के टॉप मोस्ट पार्ट तक पहुंचने के लिए क्या होता है, वाटर को स्टेम के द्वारा अपवर्ड मूवमेंट करना होता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करना होता है। और इसी अपवर्ड मूवमेंट को हम एसेंट ऑफ सैप या हिंदी में रसारोहण कहते हैं। एसेंट ऑफ सैप को जानने के लिए, समझने के लिए हम दो हेडिंग्स का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। पहली चीज तो ये कि एसेंट ऑफ सैप का पाथ क्या है, इसका पथ क्या है, और दूसरी चीज ये कि किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। तो पहले हम देखेंगे पाथ कि एसेंट ऑफ सैप का पाथ क्या है। देखिए, हम अच्छे से जानते हैं कि वाटर का जो मूवमेंट होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, वो जाइलम के द्वारा होता है। अब ये जाइलम के द्वारा किस तरीके से हो रहा है, इसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं जिससे कि चीज शो हो जाएगी कि जाइलम ही है जो एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करता है या वाटर ट्रांसलोकेशन के अंदर हेल्प करता है। पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है इयोसीन स्टैंड मेथड। इसमें हमने क्या किया है, एक बाल्सम प्लांट जो है, जो कि एक इसका जो स्टेम होता है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। बाल्सम प्लांट लिया है हमने, उसकी ट्विग को काट करके हमने ये एक बीकर के अंदर रख दिया है। ये जो बीकर है इसके अंदर हमने इयोसीन डाई डाली हुई है। ठीक है, हम जब इसको ट्विग को अंदर डालते हैं तो एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि एयर बबल्स जो हैं वहां पर नहीं आने चाहिए, उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। हमने इसके अंदर इसको डाल दिया। कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है इस स्टेम के अंदर रेड लाइनिंग दिखाई देती है। और जब उस स्टेम को हम कट करते हैं, तो स्टेम को जब हम कट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो जाइलम एलिमेंट है वो जाइलम एलिमेंट रेड कलर से स्टेन हो गया है, जो कि इयोसिन डाई का कलर था। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि जाइलम के थ्रू ही इयोसिन डाई जो कि वाटर में डिसॉल्व थी वो वहां तक पहुंची है, उसका अपवर्ड मूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट इज रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही यूज में आने वाला एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक प्लांट लेते हैं और उसकी लीफी ट्विग लेते हैं। ठीक है, मतलब पत्तियां उसमें लगी हुई होनी चाहिए, और उसको हम उसकी एक रिंग बना लेते हैं। यानी बार्क वाला जो पार्ट है उसको हम हटा देते हैं, सारे के सारे टिश्यूज हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जाइलम को हम उसके अंदर रखते हैं। और फिर उस ट्विग को हम पानी से भरे हुए बीकर में रखते हैं। कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं, कुछ देर बाद हम देख रहे हैं कि जो ऊपर की जो लीव्स हैं, रिंग से ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ की जो लीव्स हैं ये कंप्लीटली फ्रेश एंड ग्रीन है, क्योंकि हमने जो रिंग कट की थी उसमें हमने जाइलम को छोड़ दिया था, बाकी सारे पार्ट्स को हमने रिमूव कर दिया था। इसका मतलब जाइलम ही वो वैस्कुलर टिश्यू है जो कि ऊपर तक वाटर को लेकर गया है। पाथ हमने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की कि एसेंट ऑफ सैप का जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है। तो देखिए, हम देखते हैं स्मॉल ट्रीज की बात करते हैं या जो हर्बेसियस प्लांट्स हैं उनकी बात करते हैं, तो यहाँ पर तो हम बहुत ही इजीली एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि छोटा प्लांट है, इजीली सारी चीजें हो जाती है। लेकिन जब हम बहुत बड़े ट्रीज की बात करते हैं, टॉल ट्रीज की बात करते हैं, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस, कुछ कॉनिफर्स जस्ट लाइक सिकोया की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिकोया, सिकोया डेंड्रोन, मेटा सिकोया, ये जो हैं वो बहुत ही टॉलेस्ट और थिकेस्ट ट्रीज होते हैं। ठीक है, अब इनकी जो हाइट की हम बात करते हैं तो इनकी हाइट ही 300-400 फुट होती है।
जब हम यहाँ पर वाटर मूवमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वाटर का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है वो लगभग कई हजारों फीट तक हो रहा है। ठीक है, तो ये किस तरीके से हो रहा है, ये चीज अब तक अंडरस्टूड नहीं है, इसके बारे में लोगों को नहीं पता, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जो दी गई हैं जो ये बताती हैं कि किस तरीके से एसेंट ऑफ सैप इतने लंबे या टॉलेस्ट प्लांट्स के अंदर हो रहा है। ये जो थ्योरीज हैं उन्हें हम आज देखने वाले हैं। फर्स्ट जो थ्योरी है वो है वाइटल फोर्स थ्योरी, हिंदी में हम कहेंगे जैविक बल सिद्धांत। ठीक है, वाइटल थ्योरीज का के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि स्टेम में जो वाइटल एक्टिविटीज होती हैं वो किस वजह से होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसके अंदर चेंजेस की वजह से होती है। अब ये जो सपोर्टर्स हैं इन्होंने दो अलग अलग डिफरेंट थ्योरीज दी हैं जो वाइटल फोर्स की बात कर रही हैं, रिले पंप थ्योरी एंड पल्सेशन थ्योरी, जिन्हें हम डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज रिले पंप थ्योरी। ये थ्योरी जो है वो गोल्डविस्की ने दी थी 1884 में। इनका ये कहना था कि जाइलम पेरेन्काइमा की जो लिविंग सेल्स होती हैं वहां पर पंपिंग एक्टिविटी होती है, और इस पंपिंग एक्टिविटी की वजह से ही जो है एसेंट ऑफ सैप होता है। पंप क्या करता है, हमने देखा है कि मोटर हमारे घरों में लगी होती है तो पानी जो है वो पंपिंग के थ्रू ही ऊपर तक जाता है, तो यहाँ पर भी ये कुछ ऐसी ही पंपिंग एक्टिविटी की बात कर रहा है। तो देखिए जो मेडुलरी रेस की सेल्स होती हैं वो भी लिविंग सेल्स होती हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें चेंजेस आता है। अब जब ये ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है तब तो ये क्या करती हैं, ये लोअर वेसल से पानी को खींचती हैं। ठीक है, और जब लो होता है तो उसको नीचे की तरफ डाल देती है, यानी कि जब लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो कहाँ जाएगा, वाटर जो है वो जाइलम पेरेन्काइमा से ऊपर वाली वेसल्स के अंदर जाएगा, और जब हाई होगा तो नीचे वाली वेसल से ऊपर खींचा जाएगा। तो एक तरीके का वहां पर जो है कंप्लीटली एक सीक्वेंस बन जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए जब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तो एयर प्रेशर बनता है, एयर प्रेशर बनने से क्या होगा, ये जो है वेसल्स के अंदर गया पानी। ठीक है, फिर जैसे ही लो होगा, लो होते ही वापस ये कहाँ आ गया, पेरेन्काइमेटिक सेल्स में आ गया। तो इस तरीके से एक मूवमेंट जो है वो डेवलप होता है, और पानी जो है वो वेसल्स और जाइलम पेरेन्काइमेटिक सेल्स के साथ में ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। ये जो है एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, एक परिकाल्पनिक थ्योरी है, जिसको बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे स्टार्सबर्गर ने 1891 में 1893 में। इन्होंने कहा कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर ऐसा होता तो हम जो है कोई भी पॉइजन अगर उसके अंदर डालते तो जो सेल्स है स्टेम की उनको वो मर जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इज पल्सेशन थ्योरी, जो कि है स्पंदन सिद्धांत। ये सिद्धांत या थ्योरी जो है वो बोस ने दी थी 1923 में। ये भी वाटर के अपवर्ड ट्रांसलोकेशन को समझाती है, और इनका ये कहना है कि ये जो है वो लिविंग सेल्स जो हैं उनकी पल्सेटरी एक्टिविटी, जो धड़कता है दिल उस तरीके से ये कह रहा है कि पल्सेशन एक्टिविटी के थ्रू ही ये जो है ऊपर की तरफ वाटर मूवमेंट होता है। ये थ्योरी जो है ये बहुत सारे वर्कर्स ने इसको रिजेक्ट किया है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा किया नहीं गया, तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा देखा नहीं गया। लेकिन बॉस ने किस तरीके से किया था वो एक बार हम देख लेते हैं। बॉस ने जो है एक इलेक्ट्रिक प्रोब लिया था, जिसको इन्होंने गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्ट किया था। देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक प्रोब है, ये गैल्वेनोमीटर के साथ में इसने जब ये निडल है इसकी, यहाँ पर जब इन्होंने इसको उसके साथ अटैच किया, अब इन्होंने क्या करा, उस जो इलेक्ट्रिक प्रोब है उसको उन्होंने स्टेम के अंदर धीरे धीरे जो है इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो जब इन्होंने इंसर्ट किया तो इन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है उसके अंदर ऑसिलेशन हो रहा है, वो उसमें मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही वो कहाँ पहुंच गई, इनरमोस्ट जो कॉर्टेक्स लेयर है वहां तक पहुंच गई, तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो बहुत तेजी से हिल रही थी। तो इनका ये कहना था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक प्रोब अंदर की तरफ जा रहा है वैसे वैसे पल्सेशन शो हो रहा है, और इसी पल्सेशन के थ्रू ही वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। ये तो थी वाइटल फोर्स थ्योरी। अब हम बात करेंगे फिजिकल फोर्स थ्योरीज की। ये फिजिकल फोर्स थ्योरीज जो हैं वो ये कह रही हैं कि सीधा सीधा यहाँ पर फिजिकल फोर्स जो है वही इन सारी चीज़ों को
कंट्रोल करता है, एसेंट ऑफ सैप को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये एक फिजिकल प्रोसेस है। डिफरेंट थ्योरीज दी गई। पहली जो थ्योरी है वो है इम्बिशन थ्योरी, जिसे हम अंतः शोषणवाद कहते हैं। ये थ्योरी दी थी सैक्स ने 1878 में। इसको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और इनका ये कहना था कि जाइलम की जो वॉल्स हैं उनके अंदर एम्बिशन होता है, अंतः शोषण होता है, उसके द्वारा ही एसेंट ऑफ सैप होता है। ठीक है, अब हम अच्छे से जानते हैं कि जो एम्बिशनल फोर्स है वो एसेंट ऑफ सैप के अंदर इनसिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि ये कहाँ से होता है, जाइलम के ल्यूमेन के द्वारा होता है, वॉल्स के द्वारा नहीं होता। जबकि ये थ्योरी ये कह रही थी कि ये किसकी वजह से हो रहा है, वॉल्स की वजह से हो रहा है। तो पहली चीज तो यहीं पर ये रिजेक्ट हो गई। अब इसको किया किस तरीके से किया, इन्होंने जो है एक लीफी ट्विग ली, उसको पानी के अंदर ही काटा और जो कट एंड था उस पर इन्होंने मेल्टेड पैराफिन वैक्स लगा दिया, कुछ टाइम तक उसको लगा के रखा। फिर इन्होंने क्या करा, पानी में ही था ये सारा कुछ जो एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद इन्होंने उस सेक्शन का, उस स्टेम का थिन सेक्शन काटा, ठीक है, और क्या किया, जो कट एंड था मतलब उसको रिमूव कर दिया, जो लास्ट में जहाँ पैराफिन वैक्स थी उस पार्ट को इन्होंने रिमूव कर दिया। फिर इसको इन्होंने डिफरेंट बीकर में, जिसमें ऑलरेडी पानी था, उसके अंदर इन्होंने जो है इसको ट्रांसफर कर दिया। अब इन्होंने देखा कि थोड़े टाइम बाद ही क्या हुआ कि जो ट्विग है वो विल्ट हो गई, मतलब कि मुरझा गई। क्यों मुरझा गई, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, पैराफिन वैक्स लगाया था और वो पैराफिन वैक्स जो है उसने जाइलम एलिमेंट को प्लग्ड कर दिया, यानी कि जो जाइलम था उसको बंद कर दिया। अब जब जाइलम को इन्होंने बंद कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर का मूवमेंट किस तरीके से होगा। तो जब जाइलम ब्लॉक हो जाता है तो जो लीफी ट्विग है वो इस तरीके से मुरझा जाता है। नेक्स्ट इज कैपिलरी थ्योरी। ये कहते हैं, ये थ्योरी क्या कहती है कि जो जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती है प्लांट्स में वो एक के ऊपर एक प्रेजेंट होती है और एक तरीके का कंटिन्यूअस चैनल बनाती है। और ये कंटिन्यूअस चैनल जो है उसको हम ऐसा मान सकते हैं कि कोई लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब वहां पर प्रेजेंट है और ये कह रहे हैं कि उस कैपिलरी ट्यूब में ही धीरे धीरे वाटर का मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कैपिलरी ट्यूब को अगर आप रखेंगे किसी भी पेट्री डिश के अंदर तो अपने आप वाटर जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। और इनका कहना है कि जिस तरह कैपिलरी ट्यूब में वाटर का मूवमेंट होता है उसी तरीके से जाइलम के अंदर भी एसेंट ऑफ सैप होता है। लेकिन इस थ्योरी के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे। पहला जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि कैपिलरी ट्यूब में जो कैपिलरी मूवमेंट देखने को मिलता है वो हमेशा तब होता है जब उस फ्री सरफेस होती है, लेकिन प्लांट में तो कोई फ्री सरफेस होती ही नहीं है। और दूसरी चीज जो है कि कैपिलरी फोर्स जो कैपिलरी ट्यूब में लगता है वो बहुत ही लो फोर्स होता है, जो कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। तीसरा ऑब्जेक्शन है, जब हम बात करते हैं स्प्रिंग की, तो यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, क्योंकि इस समय जो है नई लीव्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और जो वुड है उनमें ब्रॉडर एलिमेंट्स डेवलप होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं शरद ऋतु की, ऑटम की, तो यहाँ पर वाटर सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वुड जो है उनमें नैरो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कैपिलरी मूवमेंट को नहीं शो करती, उसको गलत साबित करती है। जिम्नोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म में यूजुअली वेसल्स तो एब्सेंट होती है। तो जब वेसल्स एब्सेंट ही नहीं है तो अदर जो जाइलम एलिमेंट हैं वो कोई कंटिन्यूस चैनल बना ही नहीं सकते, और जब वो कंटिन्यूस चैनल बना ही नहीं सकते तो कैपिलर ट्यूब के जैसा मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी। ये जो थ्योरी है, ठीक है, ये जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि वाटर जो है वो लीव्स के द्वारा उसमें ट्रांसपिरेशन होता है, जिससे जाइलम सेल्स के अंदर प्रेशर रिड्यूस होता है। अब इस गैप को फिल करने के लिए क्या होता है, नीचे की तरफ से सेल्स जो है उससे वाटर वहां पर आ जाता है, जिससे कि कंटिन्यूअस वहां पर चैनल बन जाता है। ये थ्योरी भी बहुत ज्यादा लोगों को कन्विंस नहीं कर पाई, क्योंकि ये थ्योरी क्या कहती है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो रूट्स के अंदर वाटर प्रेजेंट है उसके ऊपर ये सारी चीजें या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता। ठीक है, जब हम वर्किंग की बात करते हैं तो यहाँ पर 34 फीट से ऊपर जो है वो पानी किस तरीके से जाएगा। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन वाटर थ्योरी। इस थ्योरी को सबसे ज्यादा मान्य माना गया है, अप्रूव्ड थ्योरी है, जो कि डिक्सन और जोली ने दी थी 1894 के अंदर।
ये जो थ्योरी है इसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया, जस्ट लाइक रेने 1911, कर्टिस एंड क्लार्क 1951, बॉर्नर एंड गेल्सन 1952, क्रैमर एंड कोज़लोस्की 1960। इस थ्योरी के कुछ बेसिक फीचर हैं। पहला जो फीचर है वो ये कहता है कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, जिससे कि पानी का एक अनब्रोकन कॉलम जो है वो जाइलम के अंदर बन जाता है। एंड दूसरी जो चीज़ है, कोहेसिव का मतलब होता है ससंजन, यानी एक दूसरे से जुड़कर जो है वहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से जुड़ जाते हैं कि जाइलम में वाटर सप्लाई कभी भी ब्रेक नहीं होती। एंड दूसरी जो चीज़ है वो है ट्रांसपिरेशन पुल। वो क्या करता है, वाटर कॉलम को ऊपर की तरफ खींचता है। मतलब सीधा सीधा इनका कहना ये है कि जब ट्रांसपिरेशन होता है, जब वाष्पोत्सर्जन होता है, तो जैसे ही पानी ऊपर की तरफ उड़ता है उसी तरीके से एक खिंचाव वहां पर ट्रांसपिरेशन की वजह से बनता है, एक तनाव बनता है, जिससे रूट में जो पानी है वो पानी ऊपर की तरफ एक चैनल सप्लाई के द्वारा ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब वाटर का कोहेजन किस तरीके से होता है जाइलम में। ठीक है, जाइलम वेसल्स जो हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं, जो रूट से लेके टॉप मोस्ट पार्ट तक प्लांट के फैली हुई होती हैं। ठीक है, और ये सेल्स जो है एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड होती हैं। इनकी जो एंड वॉल्स होती हैं वो होती हैं परफोरेटेड, जिससे कि कंटिन्यूस ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अब जो जाइलम ट्रैकिड है वो इसको सपोर्ट करती हैं, और इनके अंदर भी वॉल्स के अंदर पोर प्रेजेंट होते हैं। जाइलम की कैपिलरीज में जो वाटर फिल होता है वो कोहेजन और एडहेशन फोर्स की वजह से एक कंटिन्यूस वाटर कॉलम का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये कोहेजन जो है वो 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बहुत हाई होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कॉलम की, तो फ्रिक्शन जो यहाँ पर होता है वो भी यहाँ पर ब्रेक नहीं किया जा सकता। स्कोलेंडर एट ऑल जो है 1957 में इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि अगर कोई एयर बबल भी वहां आ जाता है तो वो एयर बबल भी वाटर कॉलम को किसी तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकता। यहाँ पे आप देखिए अच्छे से समझ जाएंगे, ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये कोहेजन फोर्स दिखा रहे हैं कि इस तरीके से जो है ससंजन तनाव ससंजन बन जाता है, इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल जो हैं आपस में जुड़े रहते हैं। कोहेजन का मतलब तो है डिफरेंट जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, और एडहेशन का मतलब है जो वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं उसको हम कहते हैं एडहेशन। और ये सारी की सारी चीजें कहाँ होती है, जाइलम के अंदर होती है। अब ये तो बात हुई कि किस तरीके से वाटर सप्लाई बनी। अब बात आती है ट्रांसपिरेशन पुल की, कि किस तरीके से वाष्पोत्सर्जन तनाव जो है उत्पन्न होता है। देखो, हम नहीं फोर्स कर सकते वाटर को कि वो ऊपर की तरफ खींचे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये चीज मानी गई है कि जैसे ही जाइलम वेसल जो है, हमने पहले ही कहा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं, रूट से ऊपर तक पहुंची हुई होती हैं, और जाइलम ट्रैकेड स्पिन के साथ में होती है। इनका जो एक एंड होता है वो लीज की सब स्टोमेटल कैविटीज के साथ में जुड़ा होता है मेसोफिल सेल्स के द्वारा, और जो दूसरा पार्ट है वो रूट हेयर्स में पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो जैसे ही वाटर इवोपरेट होता है मेसोफिल सेल से, तो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की हम बात कर रहे हैं, मेसोफिल सेल से जैसे ही पानी उड़ा ऊपर की तरफ गया तो उससे वाटर पोटेंशियल जो है वहां पर डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है वैसे ही क्या होता है, एक जाइलम एलिमेंट जो है उनके लीफ के वेस्कुलर बंडल के थ्रू सेल टू सेल होते हुए पानी जो है वहां तक पहुंच जाता है। और वहां पर जो अभी हमने पीछे कंटिन्यूस वाटर कॉलम की बात की थी जो कोहेजन और एडिशन के थ्रू बना था, वो पानी की एक कंटिन्यूस सप्लाई वहां पर करता रहता है, जो कि ट्रांसपिरेशन की वजह से बना। इसी वजह से इसे हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए पानी जैसे ही उड़ता है वैसे ही क्या होता है, ये इस तरीके से एक वाटर कॉलम बन गया है, और वाटर कॉलम जो है ये कंटिन्यूस सप्लाई प्रोवाइड कराता है, और इस कंटिन्यूस सप्लाई से ही पानी का जो है मूवमेंट कंटिन्यूअस नीचे से ऊपर की तरफ होता रहता है। तो ये जो थ्योरी थी ये हमें अच्छे से ये बताती है कि किस तरीके से वाटर जो है उसका असेट ऑफ सैप होता है या फिर उसका ट्रांसलोकेशन होता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है रूट प्रेशर थ्योरीज की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मूल दाब सिद्धांत कैसे वाटर ट्रांसलोकेशन को समझाता है। अगर हम बात करें रूट प्रेशर की तो वो
जाइलम जो रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये डेवलप होता है रूट प्रेशर। रूट्स के जाइलम में जब रूट प्रेशर डेवलप होता है तो जो वाटर है वो एक सर्टेन हाइट तक तो ऊपर चला जाता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा हाइट तक जाएगा तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरह बहुत ही कम होता है। जब हम रूट प्रेशर की एब्सेंस की बात करते हैं तो रूट प्रेशर के एब्सेंस होने पर भी पानी की सप्लाई जो है कंटिन्यूअस रहती है। कैसे? अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमने अभी तो हम यहाँ रूट की बात कर रहे हैं कि रूट प्रेशर होता है, लेकिन अगर हम क्या करें कि एक पौधे का तना लें, उसकी ट्विग को काटें और काट के उसको जब हम बीकर में रखते हैं तो बीकर में जब हम रखते हैं तब भी वो लंबे टाइम तक वैसे ही ग्रीन और फ्रेश रहता है, क्योंकि वाटर की सप्लाई तब भी वहाँ बन रही है। तो अगर रूट प्रेशर के थ्रू ही वाटर ऊपर जा रहा था तो अगर रूट ही नहीं है प्लांट में तो किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, ये इस थ्योरी को कैंसिल करने के लिए काफ़ी था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्मिक रूट्स की, तो जिम्नोस्पर्म की रूट के अंदर तो रूट प्रेशर बहुत ही रेयरली ऑब्जर्व किया जाता है। तो विदाउट रूट प्रेशर वाटर का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो ये थ्योरी कुछ इस तरीके से कह रही है कि वाटर जब रूट से एब्जॉर्ब होता है, ऊपर ट्रांसपिरेशन से जाता है, तो वो प्लांट के स्टेम के थ्रू ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, जैसे कि आप यहाँ एरो से समझ सकते हैं कि इस तरीके से रूट प्रेशर के थ्रू वाटर जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से रूट से वाटर एब्जॉर्ब होकर के ऊपर की तरफ जाता है और एक कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई जो है वहां पर बनी रहती है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर informative botany videos. Thank you.